जैसा कि अभी तक हम लोगों ने भी देखा है और आपने भी देखा हुआ है कि ज़्यादातर मामलों में जो निकल के सामने आता है कि जब कोई डिस्प्यूट किसी भी पक्ष में, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ में हो, चाहे नॉर्मली किसी में कोई भी झगड़ा हो, झगड़ा जब कहीं भी शुरू हो जाता है तो उसका अंत कहाँ पे होता है या वो अंत कब होगा, कब दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो समाप्त होगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर जो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो लीगल फॉर्मेलिटी जो पूरी की जाती हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग जो चलती हैं, उनका इनिशिएट कहाँ से होता है, फिर वो मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर उसकी प्रोसीडिंग समाप्त कब होती है, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और जैसा कि मैंने अभी बताया और आपने भी थंबनेल पे देखा है कि क्या कोई जो डिवोर्स का मुकदमा है या कोई इस तरीके का विवाह विच्छेद का अगर कोई मामला अगर जो किसी भी न्यायालय में अगर जो विचाराधीन है, तो हर कोई यही चाहता है कि अगर जो म्यूचुअली डिवोर्स में अगर जो आ रहे हैं, तब तो हर किसी को भी, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को ही जल्दी रहती है कि जितनी जल्दी ये प्रोसीडिंग समाप्त हो, उसके उपरांत हम अपने निजी जीवन में व्यस्त रहें, वो अपने निजी जीवन में व्यस्त रहे। लेकिन मामला पेचीदा या मामला कब फंसता, वो फंसता है कंटेस्टेड डिवोर्स में। लेकिन ये आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ अवश्य क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग अनभिज्ञ हैं विधि के प्रोसीडिंग के बारे में, या जो लॉ के प्रोसीडिंग नहीं जानते या उनके टर्म को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा जो डिवोर्स है, जो सेक्शन 13 या 13A या 13B में जो प्रोसीडिंग मूव की जाती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। डिवोर्स बेसिकली दो तरीके से लिया जा सकता है, जो कि विवाह विच्छेद किस तरीके से किया जाए। ऐसे तो बहुत भी तरीके हैं और भी हैं, वो किसी हम पहले वीडियो में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। लेकिन आज के विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि डिवोर्स केवल दो तरीके के होते हैं, एक म्यूचुअली डिवोर्स, एक कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअली डिवोर्स ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ, दो किसी पक्ष हैं या दो कोई भी व्यक्ति हैं, उनके आपस में संबंध बने, पति पत्नी के तौर पे उन्होंने संबंध निभाए या नहीं भी निभाए, दोनों के बीच में जो एक पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो स्थापित हुए या संबंध नहीं भी स्थापित हुए, इसके उपरांत भी फिर भी दोनों लोगों ने तय किया कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, हमारा आपका एक साथ अब गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए अब हम दोनों म्यूचुअली, ना किसी झगड़े के ना किसी विवाद के, हम दोनों लोग अब अलग अलग हो जाते हैं। हम अपने जीवन में आप व्यस्त रहें, आप अपने जीवन में व्यस्त रहें, हमारा आपका कोई भी लेना देना शेष नहीं रह गया। एक तो ये प्रोसेस है जो हंसी खुशी अपने आप भी किसी भी पक्ष में या किसी भी कोई भी तथ्य पे कोई विवाद नहीं उत्पन्न होता है। एक मामला दूसरा ये निकल के आता है कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स में ये होता है कि हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहता है, वाइफ कहती है हम डिवोर्स नहीं देंगे, 10 साल या 15 साल या 5 साल हम शादी के व्यतीत हो चुके हैं, अब हम आधी उम्र पार करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरी शादी कौन हमारी करेगा, या हम किसके साथ अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर जो इसकी विपरीत स्थिति ये भी हो सकती है, पत्नी डिवोर्स लेना चाहती है, पति नहीं डिवोर्स देना चाहता है, उसकी घर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है कि दोबारा शादी कर सके, या बच्चे हो चुके हैं या और उनके भाई बहनों का उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, ऐसी स्थिति में वो दूसरी शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, या वो नहीं भी चाहता कि हम दूसरी शादी क्यों करें। पत्नी अब रहना नहीं चाहती है, वो आए दिन तांडव मचाती रहती है, वो ननद जो है उनके साथ झगड़ा करती है, सास तो पहले से ही बदनाम है, उसके लिए और से अलग से झगड़ा करती है, ससुर तो बेचारा घर से बाहर पहले से रहता है, उसको घर में घुसने नहीं देती। तो इन सब सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो हस्बैंड है वो पूरी तरीके से परेशान हो सकता है। आखिर ऐसी तरीके से, ऐसी पत्नी से या इस तरीके जो संबंध बन गए हैं उनसे हमको छुटकारा कैसे मिले। तो इस तरीके में कोई भी पक्ष, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ये चाहता है कि हम अपने जो साथी हैं, जो हमारा पति है या पत्नी है, उससे हम अब साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, हम सारे प्रयत्न सारे यत्न करके देख चुके हैं, कोई भी किसी तरीके से अब वो राजी नहीं है कि एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे दोनों का गुजारा हो सके। ऐसी स्थिति में हमको डिवोर्स दे दिया जाए। अब वो कॉपरेट आगे जो न्यायालय की प्रोसीडिंग उसमें कॉपरेट करती है या नहीं करती है, ये बात का विषय है। लेकिन
मेरा जो मानना है, मेरा ये जो तथ्य है कि अब हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो कोई भी पक्ष अपना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरे पक्ष को नोटिस जाती है कि सच एंड सच वाद आपके विरुद्ध योजित किया गया है, या आपके विरुद्ध आपके जो पति है या पत्नी उन्होंने वाद प्रस्तुत किया है, इसके तथ्य में जो आपको कहना वो आके कहे आके। खैर वो तो चीज अलग होगी। कंटेस्टेड डिवोर्स में इस तरीके की आप उसमें कितना टाइम लगेगा कोई निश्चित नहीं है, एक के बाद एक परिस्थितियां आती रहती हैं। किसी एक पक्ष को जल्दी है कि जल्दी से डिवोर्स लेके आगे की लाइफ में वो सेटल हो जाना चाहिए, दूसरा ये चाहता है कि वो तो डिवोर्स लेके जाना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष जब उसको जाने देगा तब तो जाएगा। तो इसी विषय पे आज का हमारा विषय है कि क्या ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भी जहां एक पक्ष डिवोर्स चाहता है दूसरा पक्ष कहता हम आपको जाने नहीं देंगे, तो इस तरीके से क्या हम उसके ना चाहने से होते हुए भी क्या हम डिवोर्स की प्रोसीडिंग आगे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसी विषय पर सबसे पहले एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 21B है, इसके अंतर्गत आप माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि इसको सच एंड सच जो केस है जिसको आपने वाद के रूप में उसके वाद के रूप में जो पंजीकृत हो चुका है, ऐसी स्थिति में जो मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज हो चुका है उसको कितनी समय अवधि के अंदर उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रार्थना पत्र लेकर चले आते हैं या कोई दूसरा पक्ष उसमें प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल हो पाता है, दूसरा प्रार्थना पत्र फिर देते हैं किसी भी कारण के लिए, और ऊपर से जब न्यायालय की स्वतंत्रता है तो फिर उसमें लंबी चौड़ी डेट भी लग जाती है, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक की लग जाती है। तो इसके इन सब सारे डिफेक्ट और इन सब सारी परिस्थितियों को देखते हुए इन सब सारी जो आपकी मुश्किलें इनसे बचने के लिए आप सेक्शन 21B में आप अपनी पिटीशन मूव करिए, प्रार्थना पत्र मूव करिए माननीय न्यायालय के समक्ष। उसमें आप प्रेयर करेंगे इसको इतन सच एंड सच जो टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है विद इन 6 मंथ इसके अंतर्गत इसको निस्तारण कर दिया जाए। अगर जो आपकी पिटीशन को माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया, नहीं इंटरटेन किया और साथ में कोई भी रीजन जो माननीय न्यायालय को जो उपयुक्त लगता है उसी के आधार पे आपके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाता है। अब अगर जो प्रार्थना पत्र आपका निरस्त हो गया है तो यहाँ पे आपको अपने आप घर में बैठने की आवश्यकता नहीं, आप उस ऑर्डर की अपील करिए, आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में अपने सारे फैक्ट और सारे जो ग्राउंड है वो माननीय न्यायालय का समक्ष प्रस्तुत करिए। माननीय न्यायालय ज्यादातर मामलों में कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, इसके अंतर्गत माननीय न्यायालय भी ये समझती है कि दोनों की लाइफ बर्बाद ना हो, इससे बचने के लिए जो फैमिली कोर्ट है निचली अदालत उनको डायरेक्शन देती है, जैसी भी परिस्थितियां होती हो परिस्थितियों के आधार पे वो 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने इसके अंतर्गत जो समय अवधि जो कानून में जो दी गई है, जो एक्ट में दी गई है, उसी के आधार पर इस वाद का निस्तारण समय अवधि के अंतर्गत करें। अगर इस तरीके का डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने अगर जो निचली अदालत को दे दिया है तो उस निचली अदालत को वहां का ऑर्डर निकाल के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय फिर जो निचली अदालत है वो बाउंड हो जाती है कि आपके जो वाद है, जो आपका केस है, उसको सच एंड सच पीरियड के अंदर उसको डिसाइड करें। लेकिन फिर भी अगर जो किन्हीं कारणों से कोई भी रीजन अगर जो लगता है, फिर भी इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है जिसमें अंतर्गत एक ऐसा केस निकल के आया जिसमें परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि सच एंड सच केस को इसको 4 महीने के अंदर इसको निस्तारित करें। तो ये जरूरी नहीं कि आपके भी केस में जो कोर्ट है वो 4 महीने का ही टाइम डिस्क्राइब करें, लेकिन ये मामले की परिस्थितियों और स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि माननीय न्यायालय जो अपीलेट कोर्ट है वो कितने दिन के या कितने महीनों का टाइम पीरियड फिक्स करती है, और उस टाइम पीरियड के अंतर्गत उस जो वाद को निस्तारित करना ये फैमिली कोर्ट जो निचली अदालत है वो उनकी ड्यूटी ही बन जाती है। आज का वीडियो इतना ही, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ साथ में देश हित में कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, और इस तरीके की जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।